हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम आईपीसी को पढ़ रहे हैं और आईपीसी में आज हम अध्याय 16 जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण धाराएं आपने पढ़ी, आज इसका हम समापन करने जा रहे हैं। कल हम संपत्ति से संबंधित जो अपराध हैं, जिसमें चोरी, लूट, डकैती इत्यादि आते हैं, उनको समझना शुरू करेंगे और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। साथ में यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, अगर देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और वीडियो को शेयर किया करो जितना ज़्यादा हो सके। इतना ही तो चाहता हूँ मैं आपसे, लाइक शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। साथ में प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करो, उसमें आपके लिए ज्ञान का पिटारा जखीरा भरा हुआ है जो आपको दरोगा बनाने में पूरा का पूरा सहायक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने 300 अभी तक हमने देखो इसमें व्यक्ति इससे पहले 370 से पहले की धाराओं को समझ लिया है, जिसमें अभी 364 ए थी। 364 ए में क्या था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। 364 ए में फिरौती वाला था। इससे पहले जो हमने धाराएं पढ़ी थी वो पढ़ी थी अपहरण, व्यपहरण और उसके दंड पढ़े थे। साथ में एक धारा आई थी 364 ए जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 370 से। 370 के बाद 74, 75, 76, 76 के बाद उसमें ही 76 में ही अलग अलग विभाग हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक बार और लिखना पड़ेगा मुझे, धारा 377, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं धारा 370। धारा 370 संविधान की नहीं है, आईपीसी की धारा है। संविधान की धारा 370, जिसको आर्टिकल 370 से के नाम से जाना जाता है, उसको जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 2019 द्वारा संसद द्वारा पारित करके हटा दिया गया है। और वहाँ पर जहाँ जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य हुआ करता था, अब वहाँ पर उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको जानकारी होगी। तो आईपीसी की धारा 370 क्या कहती है? व्यक्ति का दुर्व्यापार। व्यक्ति का दुर्व्यापार, आपको पता होगा व्यक्ति के दुर्व्यापार। व्यक्ति, ये जो स्पष्टीकरण है जो पहले स्पष्टीकरण में आया था, व्यक्ति का मतलब यहाँ पर किसी भी उम्र के पुरुष से या किसी भी उम्र की स्त्री से है। तो व्यक्ति का दुर्व्यापार, किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यापार संबंधित धारा 370 है। क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति, क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति शोषण करने के लिए, क्या करने के लिए? शोषण करने के लिए। शोषण ज्यादातर कैसा होता है? शारीरिक शोषण हो गया, लैंगिक शोषण हो गया या मानसिक शोषण हो गया, पर यहां पर ज्यादातर बात हो रही है शारीरिक और लैंगिक शोषण की। तो यदि कोई व्यक्ति, धारा 370 क्या कहती है? व्यक्ति का दुर्व्यापार। यदि कोई व्यक्ति शोषण करने के लिए, क्या करके? धमका कर, या तो धमका के या बल या प्रपीड़न करके, बल का प्रयोग करके या प्रपीड़न करके, मतलब कुछ भी युक्ति लगा के, भिड़ा के, जिससे वो प्रताड़ित हो जाए, परेशान हो जाए, बल से या प्रपीड़न करके या अपहरण करके या कपट या छल द्वारा। कपट या छल, कोई कपट है, कोई जालसाजी कर दी, कोई छल कर दिया, कोई प्रपंच रच दिया, कोई षड्यंत्र रच दिया, या शक्ति का दुरुपयोग करके, किसी पद पे बैठा हुआ है, वहां पे उसको शक्ति मिली हुई है, उसका दुरुपयोग करके, या उत्प्रेरणा द्वारा, उत्प्रेरण कर देता है, बहका के, उकसा के किसी व्यक्ति को भर्ती करता है। आपको बात समझ में आ रही है? यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करने के लिए उसको धमका के, बल का प्रयोग करके, अपहरण करके या छल द्वारा या शक्ति के दुरुपयोग द्वारा या उत्प्रेरणा करके, यानी कि बहला फुसला के, उकसा के, क्या करता है? शोषण के लिए कहीं पे भर्ती करता है, कहीं पे ले जाके भर्ती करवा देता है, कर देता है, या परिवहनित करता है। परिवहनित करने का मतलब है एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे किसी को दिल्ली से मुंबई पहुंचाता है, ठीक है, परिवहनित करता है। या संशय देता है, ये भी क्या है? या तो भर्ती करता है, कहीं पे किसी संगठन में भर्ती करता है जिससे उसका शोषण हो। कितने माध्यमों से? इन 6 माध्यम, धमका के, बल का प्रयोग करके, अपहरण करके, छल द्वारा, शक्ति का दुरुपयोग करके या बहला फुसला के कहीं पे भर्ती करता है, या परिवहनित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, या संश्रय देता है। अब देखो, कहीं पे कोई किसी को भर्ती करेगा, फिर उसका परिवहन होगा, दूसरा आदमी क्या काम करेगा? अब किसी का शोषण हो रहा है, जैसे लड़कियों के साथ में ही ये सबसे समस्या आती है। लड़कियों को उठा लेते हैं और उनको वैश्य वृत्ति में धकेलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इन्हीं सब चीजों का प्रयोग होता है। तो धमका देते हैं बल के द्वारा, या अपहरण कर लेते हैं, या कपट द्वारा, या शक्ति के दुरुपयोग द्वारा, या उत्प्रेरणा द्वारा कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब काम करता है।
तो सबसे पहले कहीं ना कहीं भर्ती करेगा किसी संगठन में तो वो भी अपराधी। जो परिवहनित करेगा दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से आगरा, आगरा से चेन्नई, ऐसे परिवहनित करता है तो वो भी अपराधी। तीसरी बात, अब कोई ना कोई संशय तो देगा, कोई ना कोई अपने पास रखेगा तो शरण देगा, तो भाई ये लड़कियां आई हैं इनको शरण दो, तो जो शरण दे रहा है वो भी ठीक है। उसके बाद जो स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करने का मतलब है कि इस घर से उस घर में, उस घर से उस घर में, इस प्लेस से उस प्लेस में, तो स्थानांतरित करता है। चौथा व्यक्ति वो जो स्थानांतरित करता है। उसके बाद पांचवा व्यक्ति क्या है, जो गृहीत करता है, शोषण करने के लिए ग्रहण करता है कि हम इसका लैंगिक उत्पीड़न करेंगे, इसको सेक्स के लिए हम रख लेते हैं, इसके लैंगिक उत्पीड़न के लिए हम इसको रख लेते हैं, तो गृहीत करेगा। और पांचवा व्यक्ति जो उसका दुर्व्यापार करेगा, ये तो है गृहीत जो अपने लिए कर रहा है। दुर्व्यापार का है कि कोठे पे कोई बैठा है, जो वो वैश्यावृत्ति के स्थान होते हैं, कोठा कहते हैं उसको, वैश्यावृत्ति जहाँ पे होती है, रेड लाइट एरियाज, तो वहाँ पे एक हेड होती है जिसको बाई वाई करके कुछ ऐसा बोलते हैं, मूवीज में दिखाया जाता है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो दुर्व्यापार करने के लिए वो क्या करती है, वो अपने पास रख लेती है, अपने पास रखती है और तमाम लोग जो वहाँ पे पहुँचते हैं उनके द्वारा उनका उपभोग करवाती है। तो इन 6 चीज़ों को करता है। यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, किसी व्यक्ति का शोषण करने के लिए धमकाकर, बल प्रयोग करके, अपहरण करके, छल द्वारा, शक्ति का दुरुपयोग करके, उत्प्रेरणा द्वारा क्या करता है, किसी व्यक्ति को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संशय देता है, स्थानांतरित करता है, ग्रहित करता है, दुर्व्यापार करता है, तो उसको आईपीसी की धारा 370 के तहत 5 साल से 7 साल तक की जेल हो सकती है। ये आईपीसी की धारा 370 कह रही है। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उससे आगे अगला इंपॉर्टेंट धारा है धारा 374। धारा 374 कहती है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। विधि विरुद्ध का मतलब हमेशा होता है अनलॉफुल, है ना, कि मतलब विधि के विरुद्ध, कानून के खिलाफ किसी से काम करवाना, कानून के खिलाफ किसी से काम करवाना, ठीक है। यदि उस आदमी की मर्जी नहीं है या वो करना नहीं चाहता और फिर भी उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो ये विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम हुआ, उससे जानबूझ के काम करवाया जा रहा है। या इसका नाम क्या हुआ, बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती किसी से काम करवाना, जबरदस्ती किसी से काम लेना। ये धारा 374 में आता है। और जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कौन से हैं आप बताएंगे मेरे को, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा अधिकार है जिसमें बलात् श्रम का निषेध किया गया है। तो यहां पे भी बलात् श्रम का निषेध कर रही है धारा 374। और जैसे यदि कोई व्यक्ति ए है और दूसरा सामान्य व्यक्ति बी है, वो ए क्या काम करता है, बी से जबरन काम करवाता है, जबरदस्ती काम करवाता है, तो ये जो जबरदस्ती काम है इसी का नाम है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। और यदि कोई व्यक्ति यहां पे देखो, जैसे ए है, बी से जबरदस्ती काम करवा रहा है, तो धारा 374 के अंतर्गत इसको दंड मिलेगा कितना, 1 साल की जेल होगी, उसको 1 साल की जेल होगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। 370 में व्यक्ति का दुर्व्यापार है, 374 में विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम है यानी बलात् श्रम है। और अब आ जाते हैं हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक, वो ये है धारा 375 जिसका नाम है बलात् श्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेप, जिसको सामान्य भाषा में बलात्कार बोला जाता है, पर विधि में, कानून में, आईपीसी में बलात्कार नाम का कोई शब्द नहीं है। इंग्लिश में रेप कहा गया है और हिंदी में इसको बलात्संग कहा गया है। संग करने का मतलब क्या है, साथ रहना, साथ आना। और किस प्रकार साथ आना, बलात् है ना, बल का प्रयोग करते हुए साथ आना, तो इसको रेप कहते हैं। और 375 में क्या दिया हुआ है, 375 में धारा 375 बताती है कि बलात्कार कहते किसको हैं, बलात्कार कहते किसको हैं। बलात्कार की परिभाषा या बलात्संग या रेप की परिभाषा किसमें दी गई है, धारा 375 में। मैं आपको जरूर पढ़ाता, पर उन शब्दों का प्रयोग करना जो आईपीसी में दिया हुआ है वो युक्ति युक्त नहीं सिद्ध होता। उसमें बहुत मतलब गोपनीय बातें हैं जिसको मैं चैनल पे नहीं बोल सकता। आप में से बहुत सारे लोग उससे ऑफेंड हो सकते हैं कि सर आप इतने स्पष्ट, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, एक एक चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है, तो मैं वो यहाँ पर पढ़कर नहीं सुना सकता। आपको जो पढ़ने की इच्छा है तो आप आईपीसी का बेयर एक्ट उठाइए, उसमें 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वैसे आपको इतनी कोई खास आवश्यकता नहीं है, आगे तब जाएंगे तो अब पता लग जाएगा। धारा 375 में सीधे सीधे आपको मान लेना है बलात्संग यानी रेप की परिभाषा है, बलात्कार की परिभाषा है। और धारा 376 बलात्संग का दंड देती है। बलात्संग का क्या देती है, दंड देती है। रेप का दंड का प्रावधान कौन सी करती है, धारा 376। ये क्या कहती है, 10 वर्ष से
आजीवन कारावास तक का प्रावधान कर रही है। यदि कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसको, रेप की परिभाषा 375 में है, और रेप करता है उसका दंड है धारा 376 में, जो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। अब रेप भी अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग आयु की स्त्रियों के साथ में होता है, तो उसके अनुसार भी दंड, जो दंड के लिए जो पूरी धारा है वो 376 है। दंड का जितना भी प्रावधान है, दंड, बलात्कार की परिभाषा 375 में आ गई है, 376 में दंड का प्रावधान है। तो सबसे पहले खाली जो 376 है डायरेक्टली उसमें बोला गया है कि 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है, ये बात आई है। पर इसमें फिर सब पार्टिकल है, जैसे 376 ए है यानी क है, 376 ए का दूसरा पार्ट है, 376 का ख पार्ट है, 376 घ आपको पढ़ना है और 376 घ का ख पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनते रहिए। अब 376 में हम यहाँ पे पढ़ के आ गए हैं बलात्संग का दंड यानी 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की उसको सजा हो सकती है। पर 376 क सेक्शन 376 क क्या कहता है, 376 ए क्या कहता है कि पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, यानी कि किसी स्त्री का रेप हुआ, क्या हुआ, किसी स्त्री का रेप हुआ, किसी व्यक्ति ने उसका रेप किया और रेप करने के साथ में खाली रेप नहीं किया, उसको क्षति भी कारित कर दी, यानी कि उसको नुकसान भी पहुंचा दिया। और वो नुकसान ऐसा पहुंच गया जिससे दो कंडीशन क्रिएट हुई, या तो उस जिस व्यक्ति की, जिस स्त्री का रेप हुआ है उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी हम धारा देख रहे थे 376, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए यार, मैंने पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, यहाँ तक ये चीज़ यहाँ पे थी और ये सारा लिखा हुआ था और ये अगले वाले पेपर पे था, और मैं बोलता चला गया लगभग 10-15 मिनट और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। उसके बाद मैंने रफ भी कर दिया था। अब देखो कितनी मेहनत लगती है, सच में यार बहुत मेहनत लगती है, और आप फिर लाइक भी नहीं करते और वीडियो को शेयर भी नहीं करते। यार जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब यकीन मानो मैं आपको घड़ी दिखा नहीं सकता, उधर दूसरा फ़ोन है उस पर मैं अभी जा नहीं सकता हूँ, नहीं तो कैमरे का फोकस हट जाएगा। लगभग रात के 11:15 बज रहे हैं जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ यार मैक्सिमम शेयर करिए। तो अभी तक हम समझ रहे धारा 376, यदि किसी व्यक्ति की, यदि किसी स्त्री के साथ कोई व्यक्ति रेप कर देता है, और रेप किस प्रकार कर देता है, रेप करने के साथ में कोई क्षति पहुंचा देता है, कोई नुकसान पहुंचा देता है, और वो नुकसान दो कंडीशन को जन्म देता है कि उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है या उस स्त्री की हालत खराब होती जाती है, और वो हालत खराब होते होते उस स्त्री को मृत्यु की दशा तक लेके जाती है। तो ऐसे दोषी को, जिसने रेप के दौरान क्षति कारित की, जिससे या तो स्त्री की मृत्यु हो गई या उसकी हालत खराब हो रही है और मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रही है, तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। ये धारा मैंने लाल से बनाई है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, अभी तक हमने क्या यहां तक ये देख लिया, समझ लिया है। अब हम धारा चलते हैं 376। देखो यहां पे मैंने रेड कलर से सारी धाराएं लिख रखी हैं जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है, पीछे से अब तक। अब आगे समझते हैं 376 क। देखो क में क्या पढ़ लिया हमने कि किसी स्त्री के साथ में रेप होता है, क्षति कर देता है, जैसे निर्भया वाला कांड हुआ था, है ना, बड़ा भयंकर कांड था, क्षति पहुंचा दिया था, लोहे की रॉड डाल दी थी अंदर और बहुत बुरी तरह हालत कर दी थी। तो वो इसी धारा के अंतर्गत क्या हुआ था, इसी धारा के अंतर्गत उनको मृत्युदंड का प्रावधान, कई कई धारा एक साथ लगती हैं पर मृत्युदंड का प्रावधान इसमें हो रहा था। तो अब इसमें आगे देखो, धारा 376 क का ख पार्ट, ए का सेकंड पार्ट, क्या यदि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री है, यानी कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में रेप होता है, बलात्संग होता है, तो भी धारा 376 का ख पार्ट उसको मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है। यानी कि जो 376 ए है, 376 ए है, ये पूरी की पूरी क्या कह रही है, मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है। पहला 376 का ए, किसी स्त्री के साथ रेप के दौरान कोई क्षति कारित कर देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी हालत निरंतर बिगड़ती जाती है, उसको पीड़ा होती रहती है और वो मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाती है, तो मृत्युदंड मिलेगा। और धारा 376 ए का बी पार्ट यानी क का ख पार्ट, 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में, कम आयु की स्त्री के साथ में रेप होता है, रेप करता है, तो मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है। उसके बाद धारा 376 घ का नंबर आता है, धारा 376 डी का नंबर आता है, वो बोलती है सामूहिक बलात्संग को। धारा 375 बोल रही थी बलात्कार को, बलात्संग को, रेप को, और धारा 376 में उसका दंड था जो आजीवन कारावास तक था, आपने देखा होगा। उसके बाद धारा 376 ए ये है यहाँ पे,
और ए, पूरी की पूरी धारा 376 जो है वो दंड का प्रावधान कर रही है, दंड का। तो धारा 376 ए आपने समझ लिया। अब धारा 376 घ समझिए। धारा 376 घ क्या कहती है? सामूहिक बलात्संग, यानी कि रेप तो है पर कैसा रेप है? सामूहिक है। कैसा रेप है? सामूहिक है। और सामूहिक रेप का है ना, गैंग रेप, इसको इंग्लिश में बोला जा रहा है गैंग रेप। गैंग रेप का मतलब क्या है कि जब एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो, एक से अधिक व्यक्ति क्या काम करे? रेप करे, तो उसको सामूहिक बलात्संग बोलेंगे। और धारा 376 घ सामूहिक बलात्संग यानी गैंग रेप के लिए 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान कर रही है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहां पे देखो धारा 376 क के सेकंड पार्ट में मृत्युदंड का प्रावधान है। ए पहले में भी है, दूसरे में भी है, पर इसमें देखो ए का सेकंड पार्ट है, इसी तरह घ का सेकंड पार्ट है। घ का सेकंड पार्ट है, सेम है। क के सेकंड पार्ट में 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ में, स्त्री के साथ में बलात्कार है। और यहां पे धारा 376 घ के ख पार्ट में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ में सामूहिक बलात्संग है। कैसा है? सामूहिक बलात्संग है। यदि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ, कम आयु की स्त्री के साथ में सामूहिक बलात्संग होता है तो भी मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है धारा 376। तो अब तक कितनी धाराएं? आज के चैप्टर में 3 धाराएं हुई। धारा 376 क, धारा 376 क का ख और धारा 376 घ का ख, इन तीनों में मृत्युदंड का प्रावधान है। तो कुल मिला के अब तक कौन कौन सी धारा होगी? धारा 121, धारा 132, धारा 194, धारा 302, 305, 364 क, 376 क, 376 का ख और 376 घ का ख, ये हैं 121 में क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना तो मृत्युदंड। 132 में क्या है? भारतीय सेना, नौसेना, थल सेना के किसी अधिकारी या किसी सैनिक को विद्रोह के लिए भड़काता है और विद्रोह हो जाता है तो जिसने विद्रोह के लिए दुष्प्रेरणा दिया है उस व्यक्ति को मृत्युदंड। 194 में आपको पढ़ाना भूल गया, मेरे उसमें थी, मैं आपको पढ़ाने वाला था। मैंने जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में से निकल गई, अकेली धारा छूटी है अब तक, तो इस धारा को मैं कवर कर देता हूं। धारा 194, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। कहां पे? अध्याय 11 जो था, अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य से संबंधित था। मिथ्या साक्ष्य वाला अध्याय 11, वहां पे जाके आप इसको नोट कर लेना 193 के बाद। तो 194 में क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या देता है। यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या देता है, इन दोनों की परिभाषा आपको उस अध्याय में आपने पढ़ी होगी अच्छे से। तो यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या मिथ्या साक्ष्य देता है और उस मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के और देने के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाता है, यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या देता है और उस आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिल जाती है, वो मारा जाता है, तो बात पता लगने पर कि इसने झूठे सबूत दिए थे, इसने झूठे साक्ष्य गढ़े थे, तो जिसने झूठे साक्ष्य गढ़े थे उस दोषी व्यक्ति को भी मृत्युदंड का प्रावधान धारा 194 में कर रही है। ये आपको बात याद रखनी जरूरी है। धारा 302 हत्या के लिए मृत्युदंड, जो हत्या के लिए दंड है, हत्या 300 में है, 302 में है हत्या का दंड जो मृत्युदंड है। 305 और 6 में क्या था? आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। और 305 में क्या बात आई है? 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति हो या कोई पागल व्यक्ति हो, इनको आत्महत्या के लिए उकसाता है। 305 में इनको आत्महत्या के लिए उकसाता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो जिसने दुष्प्रेरण किया है धारा 305 में उसके लिए मृत्युदंड है। कल ही हमने पढ़ा है 364 क में, यदि फिरौती के लिए व्यपहरण करता है, किडनैपिंग करता है फिरौती के लिए और वहां पे जाके धमकी देता है किडनैप करने के बाद कि मैं इसकी मृत्यु कर दूंगा, इसको मार दूंगा या इसके शरीर का कोई अंग काट दूंगा, तो वहां पर भी धारा 364 में मृत्युदंड का प्रावधान उस दोषी के लिए है। और 376 क में आप समझ चुके हैं, 376 क के ख में आप समझ चुके हैं और 376 घ के ख में आप समझ चुके हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अध्याय 16 की अंतिम धारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है धारा 377। इसकी चर्चा आप अपने फ्रेंड सर्कल में करते रहते होंगे और आपको पता होगा कि किस आधार पे करते हैं। आप बात करते हैं इस आधार पे, पर मैं आपको मुख्य बात बता देता हूं। धारा 377 कहती है प्रकृति विरुद्ध अपराध। धारा 377 कहती है प्रकृति विरुद्ध अपराध। क्या होता है प्रकृति विरुद्ध अपराध? देखो, यदि कोई पुरुष या स्त्री या जीव जंतु के साथ, यदि कोई व्यक्ति पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ
प्रकृति के विरुद्ध संभोग करता है, इंद्रिय संभोग करता है, इंद्रिय भोग करता है यानी सेक्स करता है, तो उसको दोषी माना जाएगा। धारा 377 में उसको दंड मिलेगा 10 वर्ष का। देखो प्रकृति के विरुद्ध, देखो प्रकृति ने जो नियम बनाया है, प्रकृति ने संभोग का, इंद्रिय भोग का या सेक्स का जो नियम बनाया है, उसके लिए दो चीजें बनाई हैं, नर और मादा, मेल और फीमेल। इनके बीच में ही प्रकृति के अनुसार संभोग होता है प्रजनन के लिए, अगली संतति को उत्पन्न करने के लिए। पर यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध जाकर, यानी क्या, कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ में संभोग करे, कोई स्त्री किसी स्त्री के साथ में संभोग करे, या कोई पुरुष किसी जीव जंतु के साथ संभोग करे, या कोई स्त्री किसी जीव जंतु के साथ संभोग करे, तो ये सब प्रकृति के विरुद्ध है और इसी प्रकार के अपराधों को प्रकृति के विरुद्ध अपराध माना गया है और इसके लिए आईपीसी की धारा 10 वर्ष का दंड का प्रावधान कर रही है। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक केस जिसका नाम है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, एक केस था 2014 का, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को संवैधानिक ठहराया, उसमें संवैधानिक ठहराया। इसके जो ये दंड है इनको हटा दिया गया, इसको लीगल करार दे दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, लीगल है। क्यों, क्या कहा कि प्रकृति के विरुद्ध भोग करने वाले, प्रकृति के विरुद्ध भोग करने वाले यानी कि पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, इस तरह से जो भोग कर रहे हैं वो कोई अपराध नहीं करते, बल्कि वो अलग अलग वर्ग बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस में, धारा 377 को संवैधानिक ठहराया और कहा कि प्रकृति के विरुद्ध जो लोग भोग करते हैं वो कोई अपराध नहीं करते, वो अलग अलग वर्ग बनाते हैं और इसकी आज से छूट दी जाती है। तो भारत में आपको पता है कि 377 लागू है, जो समलैंगिक संबंध है उनको छूट दी गई है। और वर्ग कौन कौन से हैं, मुख्यतः LGBT वर्ग बोला जाता है। मुख्यतः क्या बोला जाता है, LGBT वर्ग, जिसमें L का मतलब लेस्बियन से है। लेस्बियन का मतलब है कि जब स्त्री के आपस में संपर्क में आती है, स्त्री संभोग करती है एक दूसरे का आकर्षित होकर, तो उसको लेस्बियन बोला जाता है। G से आता है गे, जब पुरुष और पुरुष आपस में संभोग करते हैं तो इसको गे बोला जाता है। बी से है बाइसेक्सुअल, यानी कि देखो सामान्यतः क्या होता है कि पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष के साथ में आनंदित होते हैं, आकर्षित होते हैं, एक साथ में ही वो संभोग करते हैं। जबकि बाइसेक्सुअल जो नेचर होती है वो पुरुषों के साथ में भी संभोग करते हैं, वो स्त्रियों के साथ में भी संभोग करते हैं, दोनों में वो एक प्लेजर फील करते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल है। और उसके बाद टी से है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का ट्रांस का मतलब है बदल जाना, है ना, और जेंडर यानी कि जिनका जेंडर बदल गया है। जेंडर बदलने का मतलब है दो तरह के होते हैं, जेंडर, ट्रांसजेंडर मेल होता है, ट्रांसजेंडर फीमेल होता है। जो ट्रांसजेंडर मेल होता है यानी ट्रांसजेंडर पुरुष होता है, वो क्या होता है, कोई स्त्री है और वो अपना जीवन पुरुषों की तरह से जीना चाहती है, तो जब वो स्त्री अपना जेंडर चेंज करा लेगी और पुरुषों की तरह से उसका सब काम हो जाएगा तो उसको ट्रांसजेंडर मेल बोला जाएगा। और यदि कोई पुरुष जो स्त्रियों की तरह रहना चाहता है वो क्या काम करता है, वो अपना जेंडर चेंज करवा लेता है, तो उसको ट्रांसजेंडर फीमेल बोला जाएगा, ट्रांसजेंडर महिला बोला जाएगा। तो इस प्रकार जो भी संबंध बनते हैं वो प्रकृति विरुद्ध संबंध धारा 377 कहती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसको लीगल करार दिया और भारत में समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और भाई बहुत मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब करना अगर नए हो और मैक्सिमम शेयर करो, हर एक बच्चे तक पहुंचाओ जिससे सबका भला हो। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।